Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 12th सेशन 2023-24 यानी कि इसमें बात करेंगे इतिहास हिस्ट्री के बारे में, जो कि हिस्ट्री के ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने हैं, जिसमें हम लोग 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डील करेंगे और इनमें सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में होना, ये ध्यान रहे। और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डील कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है या फिर वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाकर के आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड ध्यान दें, ये सारे क्वेश्चन हिंदी में होना और इसी का इंग्लिश में भी पब्लिश हो रखा है और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से किस लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लिपि यानी कि स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, सो प्लीज ध्यान देना यहाँ पर, यानी कौन सा स्क्रिप्ट है जिसको जेम्स प्रिंसेप नाम के बंदा ने पढ़ा था। ऑप्शन है बंगाली या देवनागरी, दूसरा है संस्कृत या प्राकृत, तीसरा है ब्राह्मी और खरोष्टी, या चौथा है ग्रीक और इंडो ग्रीक। तो याद रहे स्क्रिप्ट की बात करेंगे और जेम्स प्रिंसेप काफी खास बंदा है ये, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन सी होगा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ये दो लिपि को उन्होंने क्या करा था, स्टडी करा था, पढ़ा था। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 2 में, अशोक द्वारा अपनाई गई देवनमपीय, याद रखेंगे यहाँ पर देवनमपीय उपाधि का क्या अर्थ है। तो ये देवनमपीय उपाधि स्टार्ट किया गया था अशोक के जरिए, याद रहे, लेकिन इसका क्या अर्थ है वो देखना है। देखने में सुखद, या देवताओं में प्रिय, या ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों नहीं। तो याद रहे देवनमपीय की जब बात करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा, देवताओं में प्रिय। लेकिन जब वहीं पे अगर देखने में सुखद यानी कि अगर आपको आ जाएगा देखने में सुखद, तो इसके लिए याद रहे पियदस्सी आ जाता है। इसके लिए पियदस्सी इंपॉर्टेंट, पियदस्सी उपाधि आता है, लेकिन देवताओं में प्रिय के लिए देवनमपीय आएगा और ये दोनों के दोनों स्टार्ट किया गया था अशोक के द्वारा। सो प्लीज ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 3 में, डैश खाली जगह दे रखा है के दौरान मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था, यानी कि मगध की राजधानी जो थी आपकी उसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया गया था। तो याद रखेंगे पहले जो मगध की राजधानी थी वो था आपका राजगिरह। क्या था भाई, राजगिरह, जो कि बिहार में है। आज इसको राजगीर के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कर दिया गया था, स्थानांतरित किया था पाटलिपुत्र में। बट कब की गई थी वो बतानी है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी होगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। क्या किया गया था, मगध की राजधानी जो आपका राजगिरह था, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं, उसको बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। और याद रहे ये पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र कुछ नहीं, आज का पटना ही है, ये बात याद रखेंगे, यानी कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। सो प्लीज याद रखेंगे ये। अगला सवाल है नंबर 4, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। आसान सा सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, या बिंदुसार, या बिंबिसार। तो याद रखेंगे अगर संस्थापक की बात करेंगे तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। बाकी मौर्य साम्राज्य में राजा रह चुके थे अशोका, बिंदुसार और बिंबिसार, ये सब के सब। लेकिन अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य होना है। अगला सवाल है, सही कथनों का चयन करें। इनमें से 4 कथन दिया गया है, 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना कौन सही है। महावीर और बुद्ध गणों में से नहीं थे। दूसरा है मेगास्थनीज ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों का अर्थ निकाला था। तीसरा बोल रहा है अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। या चौथा बोल रहा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रहे इनमें सही कथन की जब बात करते हैं वो ऑप्शन सी ही सिर्फ होना है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो नाम का किताब लिखा गया था वो कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया था, ये सही है, बाकी सबके सब गलत है। महावीर और बुद्ध गणों से संबंध नहीं था उनका। मेगास्थनीज ने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ा था। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप नाम का बंदा ने पढ़ा था, यह भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। जेम्स प्रिंसेप नाम का बंदा पढ़ा था खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को, उसका अर्थ निकाला था। और जहां तक बात है कलिंग पर विजय प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक ने किया था, यह बात भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी होगा, जो कि सही दिया हुआ है, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पे बोला जा रहा नहीं है। तो पंच चिन्हांकित सिक्के केवल तांबे के बने होते थे। दूसरा कह रहा है प्रथम सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। तीसरा शासकों के नाम और चित्र अंकित करने वाले पहले सिक्के इंडो ग्रीक द्वारा जारी किए गए थे। और तीसरा तांबे के सिक्के जनजातीय गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे। तो याद रहे यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे जो होगा
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो आपका कथन दिया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं पंच चिन्हांकित सिक्के केवल तांबे के नहीं बल्कि तांबे, सोने, चांदी हर चीज के होते थे जिसमें पंच मार्क लगा होता था। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कि दूसरा, प्रथम सोने के सिक्के, सही बात है, कुषाण द्वारा जारी किया गया था। तीसरा बोल रहे हैं शासकों के नाम और चित्र अंकित करने वाले पहले जो सिक्के थे वो आपके इंडो ग्रीक द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही है। चौथा में आपका ऑप्शन के तांबे के सिक्के जनजातीय गणराज्यों द्वारा जारी की गई थी, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाना है। अगला सवाल है नंबर 7 में, जातक कथाएं लिखी गई यानी कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन दिया गया पाली में लिखा गया था, ब्राह्मी में लिखा गया था, या फिर संस्कृत में या प्राकृत में। तो याद रहे जातक कथाएं जितनी भी लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखी गई थी, ये बात याद रखेंगे। और जातक कथाओं का संबंध आपके बौद्ध धर्म से, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल में चलते हैं, नंबर 8 में, आदिमयी का क्या अर्थ है। आदिमयी एक यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया गया पद है, उनका क्या अर्थ है। भूमिहीन को आदिमयी कहा जाता था, गुलाम को बोला जाता था, या राजा को, या ट्रेडर्स को। याद रहे आदिमयी का संबंध गुलाम से होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आदिमयी का अर्थ मतलब गुलाम, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग स्लेव कहते हैं। चलो अगला सवाल चलते हैं, नंबर 9 में, पाटलिपुत्र किसके तट पर स्थित था, यानी कि था भी कह सकते हो और है भी। एक्चुअली में पाटलिपुत्र पटना में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे था वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। तो यानी कि पाटलिपुत्र किसके तट पर स्थित था। ऑप्शन है 4 नदियों के नाम दिया गया है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, गंडक नदी और बागमती नदी। सो प्लीज याद रखेंगे पाटलिपुत्र का संबंध अगर बताएंगे तो गंगा से हो जाएगा, क्योंकि आज भी पटना जो स्थित है वो गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो पाटलिपुत्रा भी किस में था, गंगा के किनारे पर ही स्थित था। और जहां तक गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी आपके प्रायद्वीपीय नदी में आ जाएगा, जो कि आपका दक्कन के पठार में मौजूद है, प्रायद्वीपीय नदी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गंगा से कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरा गंडक की बात करेंगे तो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। चलो ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 10 में, शिल्प उत्पादकों एवं व्यापारियों के संगठन कहलाते थे। कुछ ऑप्शन दिया गया है, जो शिल्प उत्पादक थे और जो व्यापारी थे उनके संगठन को क्या कहते थे हम लोग। सहकारी समितियां कहते थे, या श्रेणीज कहते थे, या ए और बी दोनों कहते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे शिल्प उत्पादक और व्यापारियों को दोनों कहा जाता था, सहकारी समिति भी कहते थे, श्रेणीज भी कहा जाता था। इस हिसाब से ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों हो जाना है, यानी शिल्प उत्पादक और व्यापारी दोनों को सहकारी समिति भी कहेंगे और श्रेणीज भी कहेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाना, तो याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा नंबर 11 में, प्रथम सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी में किसके द्वारा जारी किए गए थे। अभी हम एक स्टेटमेंट में देखें कि अगर सोने के सिक्के की अगर सवाल आता है और सबसे पहले जो जारी किया गया था वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुषाण के द्वारा, या फिर मौर्य के द्वारा, या हर्यंक के द्वारा, या चोल वंश के द्वारा। तो याद रखेंगे प्रथम सोने के सिक्के अगर हम बात करेंगे तो वो कुषाण के द्वारा ही क्या गया था, जारी किया गया था। तो याद रखेंगे कुषाण प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले क्या थे, आपके शासक थे या फिर वंश था। तो याद रखेंगे कुषाण के बारे में। अगला सवाल है नंबर 12 में, 1883 में अशोकन ब्राह्मी को कौन समझने में सक्षम था। तो 1883 में अशोकन ब्राह्मी अगर जब बोलेंगे तो अशोक के जो ब्राह्मी लिपि थे उसको समझने में कौन सक्षम थे। ऑप्शन है जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, या अलेक्जेंडर कनिंघम, या दयाराम सहनी। तो अभी हमने डील करा था, अभी हमने बात करी थी ब्राह्मी लिपि के बारे में और खरोष्टी लिपि के बारे में। तो इनको समझने में सक्षम थे जेम्स प्रिंसेप। तो याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि को सक्षम थे पढ़ने में कौन थे, वो जेम्स प्रिंसेप थे 1883 में। तो ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 13 में, खरोष्टी लिपि का प्रयोग शिलालेखों में किया जाता है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग शिलालेखों में किया जाता है नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे था होना है, किया जाता था। कहाँ पे भाई, दक्षिण पश्चिम इलाके में, या उत्तर पश्चिम इलाके में, या फिर उत्तर पूर्व इलाके में, या पश्चिम पूर्व इलाके में। तो याद रहे वो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या करता था, प्रयोग किया जाता था खरोष्टी लिपि का। क्या करने में, शिलालेखों को लिखने में उसमें यूज किया जाता था। तो वो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम। तो ये बात याद रहे। अगला सवाल है नंबर 14 में, निम्नलिखित में से कौन सी अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा है। यानी अभिलेखीय साक्ष्य की बोला जा रहा है कि अभिलेख के साक्ष्य के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। क्या है, अस्पष्टता की कमी, या शिलालेख का अप्रासंगिकता, या फिर मिसिंग लेटर्स, या फिर ऊपर के सभी। तो यहाँ पे देखेंगे साक्ष्य यानी एविडेंस की बात करी जा रही है, तो इस एविडेंस में अस्पष्टता की कमी, शिलालेख की अप्रासंगिकता, या फिर मिसिंग लेटर्स और ऊपर के सभी, यानी कि ऑप्शन डी होना है, क्योंकि इसमें सबके सब साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यह सीमा हो सकती है। अगला सवाल है नंबर 15 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना, यहाँ पे 4 कथन दिया गया है ABCD। पहला कथन है, महाचनबदों के नाम से जाने वाले
जाने जाने वाले 16 राज्यों का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। सही बात है कि महाजनपद तो थे, टोटल 16 थे, और इनका एविडेंस कहाँ मिल जाता है? बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ये भी सही बात है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो माना जाता था वो मगध माना जाता था, जो आज के बिहार में क्या थे? स्थित थे। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा बोल रहा है प्रारंभ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रारंभ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं बल्कि राजगिर था। क्या था भाई? राजगिर था, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रहे। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन कह सकते हो आप, या आप इधर सी जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका टोटली गलत हो जाना है। आगे देखेंगे, उस समय मगध में लोहे की खदानें मौजूद थी, ये भी सही बात है। तो मगध में लोहे की खदानें भी मौजूद थी। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा, यानी ए बी डी, बाकी आपका सी गलत होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहां पे सही जा रहा है। इधर आप देखेंगे ए बी डी पे आपने टिक करनी है, क्योंकि महाजनपद जो थे 16, उनका जो प्रूफ एक्चुअली में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। दूसरा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में कितने जानते थे? मगध को जानते थे। तीसरा बोल रहा है प्रारंभ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जो गलत होगा क्योंकि यहां पे होना चाहिए राजगृह, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। और उस समय लोहे की खदानें मौजूद थी कहां पे? मगध में। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होना है। अगला सवाल है नंबर 16 में, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन के दौरान भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किस पक्ष के बीच संबंधों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान की बात कर रहे हैं, तो भूमि अनुदान किसके पक्ष के बीच संबंधों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन है इधर, कारीगर और शिकारी संग्राहक के बीच में, मछुआरे और सामंत के बीच में, चरवाहे और अधिकारी के बीच में, राज्य और किसान के बीच में। तो याद रहे ऑप्शन डी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान बोलेंगे तो राज्य और किसान के बीच में क्या करता था? भूमि अनुदान के पक्ष में। यहां पे सही बात जा रही है, तो राज्य और किसान हो जाना है यहां पर। अगला सवाल है नंबर 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही मैच किया गया, यहां से बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए में दे रहा है चंद्रगुप्त अशोक के पोता थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त अशोक के पोता ने अशोक के दादा थे, तो यहां पे ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। दूसरा, कौटिल्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल भी नहीं। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते थे। क्या नाम थे? चाणक्य के नाम से जानते थे। तीसरा है धम्म के सिद्धांत सरल और लगभग सार्वभौमिक रूप से लागू होता था, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि धम्म का जो सिद्धांत था वो काफी सरल सिंपल तरीके से और सार्वभौमिक मतलब पूरे के पूरे सबके लिए समान रूप से क्या होती थी? लागू होती थी। चौथा है धम्म के एक सिद्धांत अपने धर्म के प्रति सम्मान नहीं, अपने नहीं सभी धर्म के प्रति सम्मान था इसमें, किसमें? सभी धर्म के प्रति सम्मान था। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि सही बता रहा है। धम्म के सिद्धांत सरल और लगभग सार्वभौमिक रूप से लागू होती थी। तो चंद्रगुप्त कौन थे? अशोक के दादा थे, और कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य था। धम्म एक सिद्धांत जो है वो एक धर्म यानी अपने धर्म के प्रति सम्मान नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान था धम्म के सिद्धांत में। अगला सवाल है नंबर 18 में, उदार लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहां हुआ? जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इटली में हुआ था, या ग्रेट ब्रिटेन में? तो याद रखेंगे उदार लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध आ जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्रांस से। तो इसका सबसे पहला राजनीतिक प्रयोग जो था वो कहां था? फ्रांस में था। तो याद रखेंगे फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल आपको मिल जाएगा पेरिस, ये भी याद रखेंगे। जर्मनी भी एक आपका यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल है बर्लिन। एंड इटली की बात करेंगे तो इटली भी एक यूरोपियन कंट्री जिसका कैपिटल हो जाएगा रोम। ग्रेट ब्रिटेन भी एक यूरोपियन कंट्री जिसका कैपिटल हो जाएगा आपका लंदन। चलिए अगला सवाल में, अगला इधर 19 यंग इटली नामक एक गुप्त सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? मर्शिले में किया गया था, बर्न में किया गया था, ज्यूरिख में किया गया था, या जेनेवा में? तो यंग इटली नामक गुप्त सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी वो मर्शिले में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाना है यंग इटली का। ठीक है, तो मर्शिले में हुआ था, ऑप्शन ए यहां पे सही जाएगा आंसर। अगला सवाल है नंबर 20 में, कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि हुई थी, ठीक है। इस ट्रीटी में, इस संधि में जो हस्ताक्षर हुआ था कब हुआ था? 1835 में, 1735 में, 1834 में, 1832 में? तो याद रहे ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 1832 में। किसकी ट्रीटी हुई थी? कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि ट्रीटी हुई थी, 1832 में हस्ताक्षर हुआ था। अगला सवाल है नंबर 21 में, यह प्रसिद्ध टिप्पणी किसने की? एक टिप्पणी दी गई है, वो किसने किया था बताना है। कह रहा है जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को क्या लग जाती है? सर्दी लग जाती है। कह रहा है फ्रांस जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को क्या लग जाता है? सर्दी लग जाती है। ये बात किसने की थी? मेटरनिख ने किया था, मैज़िनी ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था, लुई फिलिप ने की थी। तो याद रहे ये बात
मेटरनिख ने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, मेटरनिख ने किया था। क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तब शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है, ये बात कही थी मेटरनिख ने, तो ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 22, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज काफी फेमस किताब है और मैक्सिमम को पता भी होगा आप लोगों को कि इसको किसने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, B.R. अम्बेडकर ने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था या जवाहरलाल नेहरू ने? तो याद रहे ये ऑप्शन सी होना है। इस किताब को लिखे थे महात्मा गांधी ने। कब लिखा था भाई? 1909 में लिखे थे, ये भी याद रखनी है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था 1909 में, सो प्लीज याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 23 में, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? कांग्रेस के भीतर ही, ठीक है, एक पार्टी की गठन हुई थी स्वराज पार्टी, जिसका गठन किसने किया था ये बताना है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, या अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, या फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो याद रखेंगे कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने मिलकर के करी थी। कहां पे भाई? कांग्रेस के भीतर ही। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल है नंबर 24 में, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? नाम बताना। कब हुआ था? 1930 में। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था, या MR जयकर ने किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने? तो याद रहे डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में जो स्थापना हुआ था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा हुआ था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जरिए। कौन सा चीज क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। कब की गई थी? 1930 में, तो याद रहे। अगला सवाल जो कि इस सेशन का लास्ट है 25, क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? जो कि ये काफ़ी क्रूर था, काफ़ी खतरनाक नरसंहार हुआ था। कहाँ पे? जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। जो कि ये हुआ कहाँ था ये बताना है। अमृतसर में हुआ था, या आपके मेरठ में हुआ था, या लाहौर में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था? तो याद रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, नरसंहार हुआ था, वो ए यानी कि अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब का एक शहर है, आप कह सकते हो। और ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 में, तो ये भी याद रहे, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। और मेरठ एक शहर है, कहाँ पे? यूपी में देखने को मिल जाएगा, लाहौर पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, और लखनऊ जो है वो यूपी का कैपिटल है, राजधानी है, तो ये भी याद रहे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। एंड लास्टली ये कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके भी बताएं कैसा लग रहा है सेशन। एंड लास्ट में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।